Dear students, today we are going to discuss about French Revolution. This is the second part of the French Revolution. As you know that we already discussed about why we study French Revolution. क्यों हम पढ़ते हैं French Revolution को? We have discussed this very thing and what are the things that we have got from the French Revolution. Actually, it was democracy and its principles that has given by the French Revolution. That is why we study the French Revolution. Now, today we are going to discuss what was the रीजन बिहाइंड द रेवोल्यूशन. एज वी नो दैट जो ये लोग पेरिस की स्ट्रीट्स में जमा हुए थे उसके पीछे रीजन क्या था. हमने तो देखा कि प्राइस ऑफ ब्रेड जो हुआ था वो राइज हुआ था, लेकिन इतना ही काफी नहीं था फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए. एज वी ऑलरेडी मेंशन्ड दिस वेरी थिंग. तो और कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन आया, तो उसमें सबसे पहले हम जिक्र करेंगे मिडिल क्लास की. एज यू नो दैट मिडिल क्लास, आपने सुना होगा मिडिल क्लास. मिडिल क्लास असल में हिस्ट्री में क्या मीनिंग रखता है, मिडिल क्लास का क्या रोल रहा है फ्रेंच रेवोल्यूशन में. ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है इसमें बहुत ज्यादा रोल रहा है किसका, मिडिल क्लास का. इनफैक्ट अगर हम बात करें एनलाइटनमेंट पीरियड की या जितने भी ज्यादा रेवोल्यूशंस आए हैं, अगर आप डीपली स्टडी करोगे यू विल कम टू नो दैट कि उन रेवोल्यूशंस में किनका हाथ था, मिडिल क्लास का. अभी मिडिल क्लास कैसे बना था? असल में एक ग्रुप ऑफ पीपल जो था उन दिनों, ये बात चल रही है किसकी, 18th सेंचुरी की. तो सोसाइटी में क्या हो रहा था, एक नया क्लास इमर्ज हो रहा था. वो कौन सा क्लास था? दैट वाज मिडिल क्लास. उसमें कौन से लोग थे? उसमें वो लोग थे क्योंकि उन दिनों एज यू नो दैट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था. इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन मींस जो चीजें थी ना वो मशीनों से बनने लगी थी, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज आ गई थी वजूद में. जब चीजें बनी थी किससे, इंडस्ट्रीज से बनी थी, तो चीजें बहुत ज्यादा बनी थी, उनका बिजनेस हुआ था. तो पहले जैसा आपने सुना होगा इंडिया में भी ब्रिटिश पे ट्रेड करने आए, लेकिन सबसे पहले ये इंडस्ट्रियल गुड्स कहां पे भेजे जाते थे? यूरोप में ही, आसपास के इलाकों में ही भेजी जाती थी. तो उन्हीं दिनों कुछ लोगों ने उस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के जो गुड्स है उन्हीं का बिजनेस करके अपना फॉर्चून बनाया. उन्होंने बहुत अच्छी दौलत कमाई. समझ रहे हो बात? बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने चीजों का बिजनेस किया, या इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं बिकॉज ऑफ बिजनेस उन्होंने अपनी वेल्थ को क्या किया, एनहांस किया, ज्यादा वेल्थ बनाई. जब बहुत वेल्थ उनके पास आ गई तो उनके पास काफी टाइम भी था आप सोचने के लिए. समझो बात, जब कोई बंदा होता है उसके पास खाने को रोटी नहीं होगी, वो पहले रोटी की तलाश में निकलेगा ना. उसके पास कहां टाइम होगा कि वो सोचेगा समाज में क्या हो रहा है. बिकॉज एज ए ह्यूमन बीइंग हमारे लिए जो प्राइमरी नीड है वो क्या है, दैट इज फूड, है कि नहीं. बेसिक नीड्स को हमें पहले फुलफिल करना होता है. व्हेन वी फुलफिल आवर बेसिक नीड्स, जब हम अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करते हैं तब जाकर हमारी दूसरी नीड सामने आ जाती है. तो सेम थिंग हैपेंड विद दीस पर्संस. ऑल दोस पर्संस हु हैव गेन्ड वेल्थ ड्यूरिंग दिस पीरियड, उन्होंने अब सोचना स्टार्ट किया बिकॉज दे वर हैविंग अ लॉट ऑफ टाइम नाउ. leisure time जिसे हम कहें, they were having a lot of leisure time, so they used this leisure time to think about the society, to think about the monarchy, to think about the people. उन्होंने इन चीजों पे सोचना स्टार्ट किया. और ये एक वजह थी. दूसरी वजह ये भी थी क्योंकि वी कॉल दिस वेरी पीरियड आल्सो द एज ऑफ रीजन्स. हैव यू हर्ड द वर्ड एज ऑफ रीजन्स? उस पीरियड को भी कहा जाता है एज ऑफ रीजन्स. किस पीरियड को? इसी 18th सेंचुरी के पीरियड को अगर हम देखें तो उसे एज ऑफ रीजन्स भी कहा जाता है. तो एज ऑफ रीजन्स मींस इसमें क्या क्या करता था इंसान, क्वेश्चन पूछता था, रीजन मांगता था. तो अब ये लोग रीजन मांगने लगे. If monarchy is dominating us, why monarchy is dominating us? If King Louis XVI is having special rights and nobles are having special rights, why they are having special rights? समझ रहे हो बात? All those persons who belong to which class? Middle class. क्योंकि आम लोग जो थे, पीजेंट जो थे, स्मॉल पीजेंट्स, वो बेचारे किसमें मशगूल थे, अपनी रोजी रोटी कमाने में. लेकिन मिडिल क्लास पीपल जो थे वो अब सोचने लगे, दे स्टार्टेड क्वेश्चनिंग द मोनार्क. उन्होंने क्वेश्चन स्टार्ट किया किसको, मोनार्क को. साथ साथ में उन्होंने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जो थी, दूसरा इंस्टीट्यूशन जो एट दैट टाइम था डोमिनेंट, दैट वाज द चर्च. और चर्च के लोगों पे भी उन्होंने क्वेश्चन उठाए. लेट मी टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दिस वेरी थिंग, दैट इज कैथोलिक चर्च जो था उसमें से कुछ बंदे निकल आए. जब उस पर क्वेश्चन हुए कि कैथोलिक चर्च हमेशा राइट नहीं हो सकता है, उसके पास स्पेशल राइट्स नहीं हो सकते, a group of people disagreed with this church and a new church came into existence that is called Protestant church. प्रोटेस्टेंट चर्च अब वजूद में आ गया. एक ग्रुप ऑफ पीपल जो आ गए ना चर्च के लोगों में से, चर्च को भी अब दो हिस्से हो गए. चर्च में से कुछ लोग ऐसे थे who were not agreeing with the policies of the church, policies of the monarchy. उन्होंने
रिफॉर्म ढूंढा किस में? चर्च में। तो उन्होंने जो चर्च की डिमांड की, तो दूसरा जो चर्च अब वजूद में आ गया उसे कहते हैं प्रोटेस्टेंट, क्योंकि उनका मानना भी यही था कि नथिंग इज एब्सोल्यूट, हर कोई चीज चेंजिंग है। तो ये एब्सोल्यूट कैसे हो सकता है? मोनार्की हमेशा राइट कैसे हो सकती है? चर्च हमेशा कैसे राइट हो सकता है? तो उन्होंने क्वेश्चन इस चीज पे किया, समझ रहे हो बात? लेकिन इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ पीपल कौन थे इसमें से? दे ऑल दोस पर्संस वर मिडिल क्लास पीपल, समझ रहे हो बात? तो मिडिल क्लास पीपल में आप सिंपली याद रखिए वो लोग थे जिन्होंने दौलत कमाई थी, जिनके पास टाइम था सोचने के लिए, क्योंकि उन्होंने फिर पढ़ाई लिखाई भी की थी, तो यानी कि एजुकेटेड थे वो, उन्होंने अपने आप को एजुकेट किया था। ठीक है, जब एजुकेशन हम हासिल करते हैं तो हमारे पास लॉजिक भी आता है। वी कम टू नो दैट व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। यू आर, आप इस क्लास में बैठे हो, द पर्पस ऑफ सिटिंग इन दिस क्लास इज नॉट ओनली दैट यू विल गेट गुड मार्क्स in your examinations, you will get degrees, but the purpose of sitting inside a classroom is to know what is right and what is wrong, है कि नहीं? Most important aim of education यही है कि we must be in a position to differentiate between right and wrong, good and bad, ठीक है कि नहीं? Truth and falsehood, हमें इस चीज का पता होना चाहिए। तो ये चीज एजुकेशन देती है। तो उन लोगों ने अपने आप को एजुकेट किया, दैट मीन्स उनको पता चला कि गलत क्या है, सही क्या है। अब ये चीजें तो मिडिल क्लास को पता चल गई कि ना? तो यही मिडिल क्लास ने इंपॉर्टेंट रोल किया किसमें? रेवोल्यूशन में। क्योंकि पीजेंट्स तो बेचारे प्रोटेस्ट कर सकते थे, बट दे वर नॉट हैविंग द विजन, उनके पास विजन नहीं था कि किस तरह करे, क्या करे, ठीक है, हमें चाहिए क्या। वो स्मॉल मीन्स के लिए प्रोटेस्ट करते थे। जैसे आपने पहले ही देखा, उनका पर्पस था, जो पीजेंट्स आए थे, औरतें आई थी, क्योंकि वो थक चुकी थी लाइनों में इंतजार करते करते कि ब्रेड कब हमें मिले, समझ रहे हो बात? उस ब्रेड को हासिल करने के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था। लेकिन मिडिल क्लास जो था वो समझते थे, अगर ये भाई प्रोटेस्ट कर ही रहे हैं, क्यों ना हम इस सिस्टम के खिलाफ ही जाए, क्यों ना हम सिस्टम को ही बदल दें। और ये बात कैसे स्टार्ट हो गई, तो इसी चीज पे आज ये थोड़ी सी और ज्यादा हम जानकारी हासिल करेंगे। हुआ ऐसा कुछ, क्योंकि फ्रांस में जैसा आपने देखा, बार्बरियन डायनास्टी का जो किंग था, किंग लुइस 16, उसकी ट्रेजरी में उतना ज्यादा पैसा नहीं था, डेट तो बहुत ज्यादा था उस पर। उसके कुछ रीजन थे। बड़ा रीजन ये था कि उन्होंने अमेरिका की 13 कॉलोनीज को सपोर्ट किया था उनकी स्ट्रगल में, तो उससे कर्जे में आ गई थी कंट्री। तो पैलेस का खर्चा उठाना, फौजों का खर्चा उठाना, ये सारी चीजों की वजह से वो कर्जे में आ गया था। कौन? मोनार्की, वहां की मोनार्की का हेड। अब वो चाहता था उस कर्जे को उतारना। उस कर्जे को उतारने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम पॉलिसी में क्या करें, टैक्सेस को एनहांस करें, टैक्सेस को इंक्रीज करें। बट दिस वाज नॉट इन द हैंड्स ऑफ किंग अलोन। ये सिर्फ किंग नहीं कर सकता था कि वो टैक्सेस के लिए ऑर्डर निकालता और लोग टैक्सेस देते। टैक्सेस को एनहांस करने के लिए एक प्रोसीजर था वहां पे फ्रांस में। उनको क्या करना पड़ता था? एस्टेट जनरल की एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी। एस्टेट जनरल की मीटिंग बुलानी पड़ती थी, जिसमें तीनों एस्टेट से रिप्रेजेंटेटिव्स आते थे। क्योंकि फ्रांस की सोसाइटी में कितने एस्टेट्स थे? कितने एस्टेट्स थे फ्रांस में? 3 एस्टेट्स थे। फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। तो तीनों एस्टेट से रिप्रेजेंटेटिव आते थे। जब वो बात करते थे एस्टेट्स में, समझ रहे हो बात? जब वो मिलजुल के मीटिंग करते थे, फिर जाकर डिसाइड होता था कितने टैक्सेस एनहांस करेंगे। और प्रीवियसली जो टैक्सेस एनहांस हुए थे, ऑल दोस टैक्सेस वर एनहांस्ड ऑन 1614। कौन सी डेट थी? 1614 में टैक्सेस एनहांस हुए थे प्रीवियसली, समझ रहे हो बात? अब क्या हुआ? अब किंग चाहता था टैक्सेस को एनहांस करना, तो लेकिन किंग के हाथ में एक चीज थी, मोनार्की के हेड के हाथ में एक चीज थी। वो हालांकि अलोन टैक्सेस एनहांस नहीं कर सकता था, एस्टेट जनरल के साथ मीटिंग करनी पड़ती थी, लेकिन उसके हाथ में एक चीज थी, वो मीटिंग को बुला सकता था। सो द हेड ऑफ द मोनार्की, किंग लुइस 16, कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ एस्टेट जनरल्स। ऑल द पर्सन्स वर इनवाइटेड, और सारे लोगों ने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां पे भेजे। फर्स्ट एस्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए, सेकंड एस्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी आ गए, और थर्ड एस्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स आ गए। फर्स्ट एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, सेकंड एस्टेट से 300 रिप्रेजेंटेटिव्स, एंड थर्ड एस्टेट से 600 रिप्रेजेंटेटिव्स आए। समझ रहे हो बात? अब ये जब वहां पे लोग आ गए ना सारे एस्टेट से, हालांकि थर्ड एस्टेट जो आप जानते हैं उसमें जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी? 90% पॉपुलेशन थर्ड एस्टेट से थी, लेकिन उससे रिप्रेजेंटेटिव्स कितने थे? 600 आदमी। 90% पॉपुलेशन वहीं से बिलोंग करती थी। अब जो वो 600 लोग वहां से आए, ऑल दोस पर्सन्स हु वर रिप्रेजेंटिंग द थर्ड एस्टेट, जो उसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऑल दोस पर्सन्स वर फ्रॉम द मिडिल क्लास। वो ही एजुकेटेड लोग आए थे। उन्होंने अपने जमात में से किनको भेजा था?
एजुकेटेड लोगों को भेजा था मीटिंग में बैठने के लिए। हालांकि कुछ और लोग भी आना चाहते थे अंदर, इतने ही नहीं थे वहां पे एजुकेटेड, और भी थे, आना तो और भी चाहते थे, लेकिन ऑल दोस पर्सन्स वर नॉट अलाउड टू सिट इनसाइड द मीटिंग हॉल। तो फाइनली जाकर क्या हुआ, उनकी जो रिप्रेजेंटेशन थी वो उन 600 लोगों ने अपने साथ लेटर्स में लिखकर अंदर ले ली। अब अंदर जब ले ली तो दो साइड से हॉल में दोनों लोग बैठ गए, एक साइड से फर्स्ट स्टेट के लोग, दूसरे साइड से सेकंड स्टेट के लोग। देखो वहां पे भी डिस्क्रिमिनेशन, थर्ड स्टेट के लोगों को पीछे बिठाया गया, यानी कि थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव जो थे उनको कहां बिठाया गया, पीछे बिठाया गया। और जो किंग मोनार्की का था लोअर 16, वो एक्सपेक्ट कर रहा था जिस तरह से पुरानी मीटिंगें हो गई, अब इस बार भी वैसी मीटिंग हो जाएगी। दैट मीन्स इस बार भी एक एक स्टेट को एक एक वोट मिलेगा, समझ रहे हो बात। लेकिन थर्ड स्टेट ने वहां पे डिफरेंट डिमांड कर दी। थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा भाई नहीं, वो नहीं चलेगा, जो पुराना सिस्टम था एक स्टेट को एक वोट, अब वो नहीं चलेगा, अब एक रिप्रेजेंटेटिव को आप एक वोट दीजिए, एवरी मेंबर शुड हैव अ वोट। अगर ऐसी बात है तब जाकर हम यहां पे बैठेंगे। बट एज यू नो दैट अगर किंग ये चीज वहां पे एक्सेप्ट करता, मोनार्की का हेड अगर ये एक्सेप्ट करता, दिस वाज अ डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल, वाज नॉट इट, ये एक डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल था ना, तो फिर किंग की मोनार्की तो कहां रहती। उसने नहीं माना ये चीज को, समझ रहे हो बात। सो आर द पर्सन्स हु आर सिटिंग देयर फ्रॉम थर्ड स्टेट, हु आर रिप्रेजेंटिंग थर्ड स्टेट, उन्होंने क्या किया, दे बाइकॉटेड, उन्होंने बाइकॉट किया, उन्होंने मीटिंग को छोड़ दिया, बाहर निकल गए। और उन्होंने मीटिंग की, उन्होंने अपने आप को कहा कि भाई नाउ इस मोनार्की के खिलाफ लड़ना हमारी जिम्मेदारी है, इट इज नाउ आवर रिस्पांसिबिलिटी टू फाइट अगेंस्ट दिस मोनार्की एंड वी won't disperse till the moment monarchy will not end from the France। तब तक हम यहां पे डिस्पर्स नहीं हो जाएंगे, हम आपस में दूर नहीं जाएंगे जब तक हम, यानी कि मोनार्की को यहां से नहीं हटाएंगे। उन्होंने चाहा, उन्होंने ये डिसाइड किया कि हम पहले रिपब्लिक बनाएंगे फ्रांस के लिए, फिर जाकर यहां से अलग हो जाएंगे, फिर अलग, तब तक अलग नहीं हो जाएंगे। असल में ये जो कॉन्सेप्ट उनको मिला था, दिस वाज द कॉन्सेप्ट प्रोवाइडेड बाय फिलोसोफर्स लाइक जॉन लॉकी, उनमें ऐसा एक था, दूसरा था जीन जैको रासो की जो एक बुक थी सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें ये बात का जिक्र हुआ था कि जो किंग होता है ये कोई डिवाइन एंटिटी नहीं होती है। रासो अपनी बुक में लोगों को समझा चुका था कि भाई किंग कोई डिवाइन पावर नहीं होता है, वो किसने बनाया होता है, लोगों के कंट्रैक्ट से बना होता है। तो इस चीज से लोग इंस्पायर हुए थे, उन्होंने अब फैसला किया कि हम किसको करेंगे, फ्रांस के लिए रिपब्लिक बनाएंगे ही बनाएंगे, तब तक हम अलग नहीं हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहेंगे। उनको सपोर्ट करने के लिए हालांकि फिर नोबल्स में से भी कुछ लोग आ गए, किनको सपोर्ट करने के लिए, इन मिडिल क्लास को। हालांकि पीजेंट्स तो उनके साथ थे ही थे, लेकिन अब बात ये थी, देखो अब तो मिडिल क्लास ने परसीव किया था कि हमें क्या करना है, वो जानते थे क्योंकि वो एजुकेटेड थे। अब आम लोग कैसे उनको कोऑपरेट करते, उनको उजागर करने के लिए पता है क्या किया गया, अब हर कई जगह पे, चाहे वो कोई नाई की दुकान थी, कोई सैलून था, कोई कॉफी शॉप था, कोई भी कोई कुछ बेचता था, जहां पे भी ये लोग बैठते थे वहां पे चर्चा होती थी इन चीजों की, किन चीजों की, इन आइडियाज की, कि भाई ऐसा हो गया फ्रांस में, वो हो गया, ये हो गया, हमें ये करना है। मिडिल क्लास की बात को अब ऐसे पहुंचाया जाता था किस तक, लोगों तक। और जो लोग अनपढ़ थे उन दिनों, वो मत पढ़ सकते थे क्या लिखा है फिलोसोफर्स ने, क्या चाहते हैं एजुकेटेड, तो उनको जानकारी देने के लिए जो लोग पढ़े लिखे थे वो जोर जोर से पंपलेट्स को पढ़ते थे, जोर जोर से न्यूज़पेपर को पढ़ते थे, सो दैट कि उनको भी पता चले कि क्या चल रहा है। समझ रहे हो बात। जैसे कि आज होता है, आपने देखा होगा, अगर आपकी लोकलिटी में कोई होता है, बुजुर्ग होता है जिसको पढ़ना नहीं आता है, अखबार अगर आप कोई पढ़ता है आप में से, तो आपका कोई घर पे होगा बुजुर्ग, वो बोलता है बेटा जरा जोर से पढ़ो अखबार, पढ़ता है ना, तो मैं भी थोड़ा सा सुनूंगा, बिठा बोल के अच्छो पढ़ लेंगे, सुना माना सुन, क्योंकि उसको अगर पढ़ना नहीं आता है तो आप जब पढ़ते हैं तो वो कम से कम समझता है। तो इसी तरह से उन फ्रांस के लोगों ने, मिडिल क्लास के लोगों ने अब अपनी सोसाइटी को क्या किया, उजागर करना स्टार्ट किया कि हमें भाई क्या करना है। तो इस तरह से जाकर यानी दो चीजें आ गई अब इस मीटिंग के बाद। एक तो नेशनल असेंबली आ गई वजूद में, समझ रहे हो बात,
कौन क्या वजूद में आ गए? नेशनल। अब ये नेशनल असेंबली क्या थी? ये वही लोग थे जो उस मीटिंग से बाहर आए, मिडिल क्लास, और उन्होंने कहा भाई हमें इसमें नहीं बैठना है, क्योंकि यहाँ पे ये वोट चाहते हैं, हर स्टेट से एक वोट, वह हम नहीं मानने वाले हैं। हमें रिपब्लिक वे में हमें क्या करना है? वोटिंग करनी है। हमें डेमोक्रेटिक वे में वोटिंग चाहिए, हर किसी को एक वोट मिलना चाहिए। तो उन्होंने ये अपने आप को नाम दिया नेशनल असेंबली। तो अगर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जाएगा राइट ए नोट ऑन द इमर्जेंस ऑफ नेशनल असेंबली, तो आप क्या सीधे बताओगे कि बाय टैक्स एनहांस करने के लिए लोएस 16 ने एक मीटिंग बुलाई थी जिसमें हर किसी स्टेट से बंदे आए थे, समझ रहे हो बात? लेकिन वहां पे वो चाहते थे कि हर स्टेट से एक वोट हो जाए, लेकिन वहां पे जो डिमांड की गई थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स ने कि हर बंदे को एक वोट मिलना चाहिए, उसको डिने जब किया गया तो उन्होंने जाकर अपने आप को क्या माना? नेशनल असेंबली। और नेशनल असेंबली का मॉड्यू क्या था, क्या मकसद था नेशनल असेंबली का? अगर ये क्वेश्चन है अलग से, तो उसका मकसद यही था कि फ्रांस में मोनार्की की पावर को कम करना और क्या करना, एक रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थोड़ी सी बनाना, यानी क्या करके हेड ऑफ द मोनार्की वही रहे उतना। हालांकि वो कंप्लीट चेंज नहीं चाहते थे उस दिन, उनका मानना इतना था कि भाई किंग के पावर्स कम होने चाहिए, एब्सोल्यूट पावर्स उसके पास नहीं रहने, समझ रहे हो बात? क्योंकि वो चाहते थे वो जो पावर्स किंग के पास थे, अल्टीमेट पावर्स थे, हालांकि उसको सपोर्ट करते थे कौन? चर्च वाले, और नोबिलिटी उसके साथ में थी। वो चाहते थे नहीं भाई, पावर जो हो, पावर अगर की हेड मोनार्की का हमें हुकूमत करे, लेकिन उसके पावर्स क्या होने चाहिए? डिवाइड होने चाहिए। और कितने हिस्सों में डिवाइड होने चाहिए? 3, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी। और ये कंसेप्ट जो उन्होंने पाया था, ये भी पाया था उन फिलासफर से। मॉन्टेस्क्यू की बात सुनकर उन्होंने ये कंसेप्ट पाया था कि पावर शुड बी डिवाइड। तो उस फिलासफर ने ये बात पहुंचाई, तो उस तरह से उन फिलासफर्स का बड़ा कंट्रीब्यूशन ला रहा है फ्रांस के लोगों को उजागर करने में, स्पेशली मिडिल क्लास को पहले उजागर करने में। तो आगे क्या हुआ इसके बारे में भी हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आई होप दैट यू विल गो थ्रू फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, क्योंकि टेक्स्ट बुक में अगर मैं बात कहूं कि बहुत अच्छी तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को इलाबोरेट किया गया है। एंड आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू काइंडली गो थ्रू द टेक्स्ट बुक एंड रीड every page with full concentration so that you will get actual meaning of the French Revolution, how it happened, what was the reason behind that. तो इसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं आप बुक को पढ़िए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।